नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे बंगाल चुनाव की। बंगाल में चुनाव है, लड़ाई आर पार है। ये लड़ाई अब की बार बंगाल के आम मुद्दों को लेकर नहीं, लेकिन उस बात को लेकर है कि बंगाली अस्मिता का असली झंडा बरदार कौन है। यह राजनीतिक लड़ाई अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आ पहुंची है और केंद्र सरकार से लेकर के बंगाल की टीएमसी सरकार में अब जंग सा माहौल है कि आखिर नेताजी को सबसे ज्यादा मानता कौन है। बंगाल में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक जा रही है, वैसे वैसे बंगाल की राजनीति जन मुद्दों को छोड़कर बंगाल के अस्मिता के बड़े नायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आधारित होती जा रही है। दोनों दल नेताजी को अपना बताने की होड़ में लग गए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने नेताजी को जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में ऐलान किया है, तो वही ममता बनर्जी ने अपना हित साधते हुए देश नायक दिवस के रूप में ऐलान किया है, जिसे लेकर अब देश में सियासत शुरू हो रही है। आखिर क्यों नेताजी के नाम पर इतनी सियासत हो रही है, एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं। बंगाल के चुनाव में अब तक हिंसा देखी, पत्थरबाजी देखी, टोलाबाजी देखी, देख लिया नेताओं का इधर से उधर जाना। तो अब सवाल उठता है कि इसके आगे क्या? और जवाब है, आगे महापुरुषों पर होगी महाभारत। जी हां, दरअसल आजादी के नायकों से लेकर बंगाल के तमाम प्रतीक पुरुषों को अब अपना बनाने की एक होड़ सी लग गई है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, जिसे बीजेपी पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएगी, तो वहीं टीएमसी ने 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग की है। और अब नेताजी को अपना बनाने की बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ऐसा लगता है कि एक होड़ सी मच गई है। बंगाल की राजनीति में महापुरुषों की विरासत पर सियासी संग्राम कोई पहली बार नहीं हो रहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर बंगाल की राजनीति इससे पहले भी गरमा चुकी है, क्योंकि पार्टियां ये बखूबी जानती हैं कि महापुरुषों के नाम पर ही अब की बार चुनावों में सेंध लगाई जा सकती है और वोटर्स को उनके विचारों के आधार पर लुभाया जा सकता है, जिसमें पार्टियों का राजनीतिक निहितार्थ भी नजर आता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना के जरिए कहा था कि केंद्र सरकार नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएगी। रेलवे मंत्रालय ने भी हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखने का फैसला किया है। पीएम मोदी 23 जनवरी को खुद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान लोगों की नजर इस पर भी रहेगी कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक संदेश के साथ बोस पर उनकी सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है। तो वहीं ममता बनर्जी ने पराक्रम शब्द पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसकी जगह देश प्रेम या देश नायक शब्द होता तो वो और ज्यादा उचित और बेहतर लगता। ममता बनर्जी की दलील है कि नेताजी राष्ट्रीय हीरो और आजाद हिंद फौज के प्रमुख थे और पराक्रम दिवस से उनके जीवन के इन दोनों पहलुओं के बारे में पता नहीं चलता। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि बाहरी का तमगा हटाने के लिए वे बंगाल की विभूतियों के प्रति लगाव दिखा रहे हैं। बहरहाल सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां बंगाल में बीजेपी कमल खिलाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भी संघर्ष कर रही है। लेकिन अब देखना मजेदार होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल की राजनीति में कहां और कितने फिट बैठते हैं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से कमलेश कुमावत की रिपोर्ट। चलिए चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं नेताजी के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस की बाइट कि इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर और नेताजी की जयंती के विषय पर वो क्या कह रहे हैं। Today's announcement by the government of India, we welcome it. But at the same time, I must state that the people of India, for many, many years, they have been celebrating 23rd January as Desh Prem Divas or Patriots Day. Mahatma Gandhi had announced Subhash Chandra Bose as the patriot of patriots. So it would have been more appropriate if the government of India would have made an announcement 23rd January as Desh Prem Divas.
चलिए, कुल मिलाकर के ये रिपोर्ट आपने देखी और ये बताने की हमने ये कोशिश की है कि बंगाल में चुनाव जो कि इसी वर्ष होने हैं, इसी साल होने हैं, उन चुनावों से पूर्व किस तरीके की राजनीति बंगाल में देखने को मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प के साथ हुई ये बंगाल के चुनाव की लड़ाई अब धीरे धीरे वहां के राष्ट्रीय विचारकों और देश के महान नेताओं के ऊपर आती जा रही है। पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कुल मिलाकर के जन मुद्दों को छोड़ करके किस तरीके से राष्ट्रीय नेताओं को चुनावी सियासत में भुनाया जा सके, ये भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है और तृणमूल कांग्रेस भी। इन्हें आम आवाम के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ लेना देना है कि सियासत की कढ़ाई में सत्ता की रोटी कैसे बन पाएगी। और कुल मिलाकर के अभी का माहौल यही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कभी हिंदू राष्ट्रवाद बनाम बंगाली अस्मिता, तो कभी बंगाली मानुसों को मान करके राजनीतिक लड़ाई लड़कर के सत्ता में आने का दोबारा ख्वाब देख रही ममता बनर्जी केंद्र के इस आदेश के बाद में खुद भी मैदान में आ गई है और देश नायक के तौर पर एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम शुरू करने के आदेश दे डाले हैं, जो कि 1 साल तक लगातार चलेगा। आज की इस चर्चा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बंगाल की चुनावी लड़ाई आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर कहां तक जा पहुंची है और राजनीतिक मायने क्या है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अरविंद जयतिलक साहब जुड़े हैं। जयतिलक साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और सवाल मेरा वही है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर और अब देश के सर्वोच्च, यूं माना जाए एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर देश की आज़ादी की राह देखने वाले या देश को आज़ादी की नई दिशा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कुल मिलाकर के इन दोनों पार्टियों के लिए सिर्फ ये राजनीतिक मुद्दे हो गए हैं और कोई भी मतलब है या नहीं, राजनीतिक मायने जानना चाहेंगे। राकेश जी, राजनीति मौके की मोहताज होती है और भारत की राजनीतिक पार्टियां इसे किस तरह से राजनीतिक तौर पे भुनाया जा सके, इसके बारे में उनको महारत हासिल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब विधानसभा के, लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे, उस दरमियान जो है किस तरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, और उसी दरमियान आपने देखा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति टूटी और किस तरह उसको जो है पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर किसी को नेपथ्य में ढकेलने की कोशिश हुई और उसमें कहीं ना कहीं टीएमसी कामयाब भी हुई। और लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रवाद का मसला उठा करके भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में 18 सीटें झटकने में कामयाब रही। अब चूंकि मई से पहले चुनाव हो जाना है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि चूंकि राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल उठा करके और जो सुभाष चंद्र बोस की जो एक विरासत है उसको राजनीतिक तौर पर किस तरह से भुनाया जा सके, इसमें दोनों दल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है। आपने देखा भी कि किस तरह रेलवे मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस, और दूसरी तरफ भारत सरकार जो है इसको जो है एक नए स्वर में जो है नए रूप में इनके जन्मदिन को मनाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ जो है टीएमसी जो है इसे देश नायक दिवस, जबकि नेताजी का परिवार कर रहा है कि इसे जो है देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाया जाए। सवाल ये उठता है कि क्या जो हमारे जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं? क्या जब चुनाव आएंगे तो जो हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं उनको जो है राजनीतिक सीमाओं में बांधकर उनका जो है राजनीतिक निहितार्थ तलाशा जाएगा? आप देखिए, बंगाल के लिए ही नई बात नहीं है, पूरे देश में जहां पर जिस तरह के आइकॉन होते हैं उनको भुनाने की कोशिश होती है। आपने बिहार के चुनाव में भी देखा कि किस तरह जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया को जो है सामने ला करके समाजवाद की बात उठा करके जेडीयू और आरजेडी दोनों ने कोशिश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो किस तरह डॉक्टर अम्बेडकर की महत्ता बढ़ जाती है। आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो रानी लक्ष्मीबाई का किस तरह से नाम आगे किया जाता है। तो ये देश की जो एक नैसर्गिक राजनीतिक जो चेतना है वो पूरी तरह से जो है हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद के जो नायक रहे हैं उनको समेट करके उनको एक सीमा में बांध करके उसके राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जाते हैं। और चूंकि सुभाष चंद्र बोस तो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता भी थे और देश को आजाद कराने में किस तरह उन्होंने अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर किया, ये किसी से छिपा नहीं है। तो चूंकि लग रहा है दोनों दलों को कि उनको जो है अपना जो है आइडियल बना करके जो बंगाल की जो जनता है उनको सम्मोहित करके जो है अपना जो है राजनीतिक फैलाव, राजनीतिक विस्तार किया जा सके। हम लोग उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी लेकिन जयतिलक साहब, एक सवाल मेरा ये भी है, क्या ये जिस तरीके से मोड़ दिया जा रहा है, ममता बनर्जी ने भी जिस तरीके से केंद्र ने ऐलान किया और ऐलान के बाद में राज्य सरकार जागी और राज्य सरकार के जागने के साथ ही नया शब्द दिया गया देश नायक, क्या ये बंगाली अस्मिता बनाम हिंदू राष्ट्रवाद करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, बंगाली अस्मिता जो है कोई नई चीज नहीं है। बहुत बंगाल विभाजन के बाद से ही आपने देखा 1905-6 में, जब फिर 1907 के सूरत अधिवेशन में जब वो विभाजन को दूर किया गया तो कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता की जो जीवंतता है वो भारत के राष्ट्र प्राण में निहित है। और कहीं ना कहीं जब भी बंगाल के जब चुनाव होते हैं तो आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद का मसला अपने आप आ जाता है। किस तरह जो है वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के
ये जब भी चुनाव हुए हैं किस तरह से वहां पर जो है राष्ट्रवाद की गरिमा को लेकर के ये मसला उठता रहा है। तो चूंकि वहां का जो चुनाव होता है कहीं ना कहीं सब संदर्भों को समेटे हुए होता है, तो इस बार भी राजनीतिक दलों को लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस से जो है बेहतर और कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। और मजेदार बात यह है कि इसमें दोनों दल आगे एक दूसरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वहाँ के जो जनवादी मुद्दे हैं, जहाँ पे भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है या शिक्षा है और कुपोषण है, उसको लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। एक तो खूनी राजनीति बंगाल का जो रक्त चरित्र है, आप देख रहे हैं कि हर चुनाव में कितने लोगों की हत्या होती है। अभी आप देखिए कम से कम जो है 1967 से लेकर के अब तक करीब 60,000 लोगों की हत्या हो चुकी है। राजनीतिक हत्याएं की वो जमीन बन चुकी है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। किस तरह से वहाँ शांतिपूर्ण चुनाव और किस तरह से जो जमीनी मुद्दे हैं उनको आधार बनाकर चुनाव लड़ाया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यह जो ऐसा मसला है जिस पर जो है लोगों को जो है गुमराह किया जा सकता है, लोगों को भड़काया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दलों को लगता है कि इसको जो है आधार बना करके राजनीतिक बाजीगरी का खेल खेल लिया जाए। भावनाओं से खेलने की तैयारी है, भावनाओं से खेलने की तैयारी है। चलिए जय तिलक साहब, लौटेंगे आपके पास में। मेरे साथ अन्य मेहमान भी इस चर्चा में शामिल हुए हैं। नीरज राय जुड़े हैं, नेता हैं टीएमसी के। अजय वर्मा साहब जुड़े हैं, नेता हैं कांग्रेस के। साथ ही अवधेश उपाध्याय साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है मेरे साथ पैनल में। पहले से आप तीनों मेहमान जो मेरे साथ नए शामिल हुए हैं, आप तीनों का परिचय एक बार फिर से दे देता हूं मैं। मेरे साथ अरविंद जय तिलक साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चारों मेहमानों का एक बार फिर से न्यूज इंडिया पर स्वागत है। और सवाल मेरा वही है, बंगाली अस्मिता की बात होती है, दोनों पार्टियां मैदान में खड़ी होती है, कार्यकर्ताओं की झड़प से शुरू हुआ ये दौर अब पहुंच जाता है राष्ट्र नायकों के ऊपर। कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात होती है, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर की बात होती है, बात होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नीरज राय साहब, आपके पास आना चाहेंगे। क्या बंगाल के वो तमाम स्थानीय मुद्दे खत्म हो गए हैं? ये यूं माना जाता है कि जब तक भावनात्मक मुद्दे चुनाव में नहीं आएंगे तब तक इस प्रकार के कार्ड चल नहीं पाएंगे। देखिए राकेश भाई, वहाँ पे स्थानीय मुद्दे कभी खत्म नहीं हुए हैं और न ही देश के अंदर स्थानीय मुद्दे खत्म होते हैं। देखिए महापुरुष जितने भी हैं, हमारे राष्ट्र नायक हैं, वह किसी एक पार्टी के जागीर नहीं हो सकते, पूरे जनता के जनमानस के भावनाओं से जुड़े रहने वाले। लेकिन सवाल उस समय पे पूछना जरूरी हो जाता है, सवाल उठते हैं कि आखिरकार जमीनी मुद्दों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी, कभी अभी जय तिलक भाई साहब बता रहे थे, उसको मैं सुन रहा था, सहमत भी हूँ कि आखिरकार लोकसभा चुनाव हो या किसी भी प्रदेश के चुनाव हो, उसमें जमीनी मुद्दों पे आवाज उठाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने के अलावा कुछ काम नहीं करती और राष्ट्रवाद का नाम देकर या हमारे जो जननायक हैं उनको राजनीतिक एक घेरे में घेरने का काम करती है। यह कहीं से उचित नहीं है। और रही बात हमारी, तो जिस प्रदेश में सत्ता हमारी है, जिस प्रदेश के लोग हैं, वो प्रदेश वहां के जननायकों की पूजा तो करते ही आते हैं, इसमें कोई नई सी बात नहीं है। उनके जयंती मनाने से लेके हर काम करते हैं। अगर हमारे घर के हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं तो उस पर राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन मैंने कभी जमीनी मुद्दों को छोड़ा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बताए कि किस प्रदेश में या देश में कौन से जमीनी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जाते हैं। नहीं जाते हैं चुनाव लड़ने। राष्ट्रवाद कभी जन नेताओं के साथ, कभी किसी पे आरोप, चारों तरफ से दूध के धुले ये हैं, आरोप लगाने की कॉपीराइट इनके पास हो गई है, किसी के पास आरोप लगाइए। भाई साहब आप लड़िए, मैं तो बार बार आपके भी चैनल पे बोला हूं, आप जमीनी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़िए, हमसे बेहतर योजनाओं को वहां का लेकर जाइए। बंगाल की जनता हो या पूरे देश की जनता है, कहीं से भी गुमराह नहीं की जा सकती है। थोड़ी देर के लिए आप अपने घरौदे में घेर सकते हैं, लेकिन आप हमसे बेहतर योजना लेकर जाइए, वहां बंगाल की जनता ही आपको दे देगी सत्ता। सत्ता लीजिए भाई, बंगाल का विकास करिए। किसी का भी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जनमानस का संपूर्ण रूप से विकास, देश और प्रदेश की अस्मिता की रक्षा होना चाहिए। न कि खिलवाड़ करिए और चुनाव के बाद आप भूल जाइए। जहां आप जाएंगे वहां से आपका नाता रहेगा, चुनाव बीतता है वहां को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता, हो भी नहीं सकता और नहीं आने वाले समय में होने का कोई अंदेशा भी। लेकिन बीजेपी का तो सीधा सा आरोप है, टीएमसी को नेताजी को अपना मानने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी सिर्फ ऐसे पहले नेता है जिन्होंने सत्ता में आने के बाद में कई दस्तावेज जो नेताजी से जुड़े हुए थे वो सार्वजनिक किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि यह भारतीय जनता पार्टी निर्धारित करेगी क्या कि किसको हमें मानना है, किसको हमें नहीं मानना है। अगर आपने दस्तावेज दिखाए हैं तो उस 6.5 साल में दस्तावेज को अंतिम चरण में पहुंचा दिए होते। मैं तो केवल नेताजी की नहीं बोल रहा हूं, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी पर्दाफाश होना चाहिए ना। पर्दाफाश करिए, आरोप लगाने का काम बंद कर दीजिए। आरोप लगाना कहीं से उचित नहीं है, अपराधी साबित आरोप लगा के नहीं कर सकते हैं।
आप आइए जमीनी हकीकत पे लड़िए। अब वो तो केवल मोदी जी का ही नहीं, मैं पिछली सरकार को भी नहीं बोलूंगा भाई, जो भी जागरूक रहेगा वो काम करेगा। तो आप सरकार में बैठ के काम कर सकते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। जननायकों का जो भी समस्या रही है, देश की अस्मिता के साथ जो भी खेलने का काम करा है या करने का सोच रहा है, उस पर तो सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कार्रवाई करना। आप कार्रवाई करिए। घर का अगर हमारे घर के मतलब बंगाल के अगर सुभाष चंद्र बोस जी रहे हैं तो वहां पे तो भाई ज्यादा ही नहीं, पूरे देश में मनाया जाता है। नहीं, लेकिन पराक्रम शब्द से आपको आपत्ति क्यों हुई? पराक्रम शब्द से आपको आपत्ति क्यों हुई? मुख्यमंत्री साहिबा ने साफ तौर पर कहा कि पराक्रम की जगह देशनायक शब्द उचित है, देशनायक शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था। देखिए, पराक्रम शब्द रखने का तात्पर्य इनका क्या है? तात्पर्य क्या है? पहले तो ये बताएं कि पराक्रम शब्द देखिए देश नायक है, आप अपने किसी वर्तमान के नेता के लिए रखें तो चलता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, जहां जहां भारत वंशी रहे हैं विश्व स्तर पे, हर जगह पे पूजनीय है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। हर युवाओं के लिए है। उनका एक नारा याद रहता है, तो मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। हम लोग भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तब उनके बारे में जानने का प्रयास करते आए हैं हम लोग। तो पराक्रम शब्द का तात्पर्य क्या है, पहले तो यह क्वेश्चन होता है ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अवधेश उपाध्याय साहब से। उससे पहले आरबी उपाध्याय साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। उपाध्याय साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और उपाध्याय साहब, जो पैनल में लोग शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। अरविंद जयतिलक साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नीरज राय है, नेता टीएमसी हैं। साथ ही अजय वर्मा साहब जुड़े हुए हैं, नेता कांग्रेस के तौर पर। अवधेश उपाध्याय जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ये तमाम मेहमान पैनल में शामिल है। अवधेश उपाध्याय जी, आपके पास में आना चाहेंगे और जो सवाल या जो बातें नीरज राय साहब ने कही है, जवाब लेना चाहेंगे आपसे। अवधेश उपाध्याय जी, चलिए। उपाध्याय, अवधेश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? नहीं, अब आरबी उपाध्याय अवधेश जी नहीं, मैंने अवधेश उपाध्याय जी का जिक्र किया। चलिए ठीक है, अजय वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। और बीजेपी का सीधा सा आरोप आपके ऊपर भी है कि जिन नेताओं को जब ये सवाल पूछा गया कि नेताजी को लेकर के बंगाल की राजनीति में इस तरीके की बात क्यों की जा रही है, नेताजी अचानक से बंगाल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को याद क्यों आ गए, तो सीधा सा जवाब यही था कि कांग्रेस में जिन जिन नेताओं को जगह नहीं मिली, खासतौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र किया गया, सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र किया गया और तमाम उन नेताओं का जिक्र किया गया जिनकी आइडियोलॉजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। और कुल मिलाकर के सीधा टारगेट कांग्रेस थी कि जिन नेताओं को कांग्रेस ने जगह नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नेताओं को उनका पूरा सम्मान वापस लौटाएगी। अजय वर्मा साहब। राकेश जी, ये देश की सरकार मेन मुद्दों से भटकाने के लिए और चुनाव को गंदगी फैलाने के लिए इस काम करती है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक माहौल खराब करना और सत्ता के लालची, सत्ता लोलुप लोग हैं। इनकी सत्ता की लालसा की भूख नहीं मर रही। कांग्रेस पार्टी तो 70 साल से सत्ता कर रही थी, बंगाल में भी बहुत शासन किया है, लेकिन ये चूंकि इनका धंधा है, इनका काम है, इनका टारगेट है आम जनता के मुद्दों से जनता को भटकाओ। ना ये रोजगार की बात करते हैं, ना ये व्यापार की बात करते हैं, ना ये जीएसटी की बात करेंगे, ना ये जीडीपी की बात करेंगे, ना ये देश के कोविड में जो कितने 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए और अब 1,05,00,000 हो गए, और अभी वो सिरम में 5 लोग मर गए आदान पूना वाला के उसमें एक्सीडेंट में। लेकिन इनका काम ये है कि महापुरुष के नाम पर भी, अरे भाई अपने नाम की अपनी राजनीति कर लो। जो आप ये गंदी राजनीति करते हो, कश्मीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, और नुकसान सारा हमको हो रहा है। चाइना अंदर घुस के गांव बना रहा है, पाकिस्तान से आतंकवाद कम नहीं हो रहा है। और लेकिन चूंकि इनका मुखौटा कुछ और है, इनका सर मुद्दे से भ्रमित मत होइए। मैंने सवाल आपसे सिर्फ ये पूछा है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा आरोप है कांग्रेस में जिन नेताओं को सम्मान नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नेताओं को पूरा सम्मान वापस दे रही है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम उसमें एक है। तो कुल मिलाकर के मैं उस पर टिप्पणी आपकी चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप कितना सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोकप्रिय जननायक थे, संसार के नेता थे, संसार के महापुरुष हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जेब और पॉकेट संस्था नहीं है। आजादी से लेकर आज तक इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम क्यों नहीं लिया? ये नाथूराम गोडसे के संस्थापक पुजारी हैं, ये महात्मा गांधी के हत्यारों के लोग हैं, आरएसएस समर्थक हैं, आरएसएस की विचारधारा है। इनको पंडित महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस से कोई मतलब नहीं है। ये केवल पॉलिटिकल विंडेक्टा, पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं किस तरह से बंगाल में सत्ता हासिल की जाए। लेकिन बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है कि राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, इन चाटुकार लोगों को, मौका परस्त लोगों को, जो हर चीज में इन्हें राजनीति दिखा दी थी, लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, कितनी हत्याएं, मर्डर करा रहे हैं प्लान कर करके।
इनके सबको बुलाएंगे और जनता के मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दों पर, महंगाई, पेट्रोल डीजल 95, 91, 90 रुपए, 85 रुपए। नहीं, लेकिन ये राजनीति करने का विषय भी तो आप ही ने दिया है। लेकिन उन नेताओं की जन्मदिन मनाने का या जयंतियां मनाने का मौका भी तो आप ही ने दिया है। शायद वो सम्मान, उनके परिवार को सम्मान कांग्रेस पार्टी दे पाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी के पास में वो तमाम लीडर्स नहीं होते जिनको लेकर के चुनावी मैदान में उतरती है, या यूँ कहा जाए जो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की है। आपने भी तो सही समय पर सही सम्मान नहीं दिया। नहीं, हमने सारा सम्मान सबको दिया हुआ है, लेकिन बीजेपी को मैंने कहा है मैं मुद्दों से बताऊंगा भटकाने। राकेश जी, मैं लौटूंगा नीरज भाई, मैं लौटूंगा प्लीज। जी 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 अजय जी। बोलते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ उगाते हैं, झूठ पे सोते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। चलिए ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी आपके पास आना चाहेंगे। लेकिन अवधेश जी बंगाल सुन पा की रहे हैं? जनता इन्हें नकार के भेज देगी वापस, जैसे दिल्ली में इनके साथ हुआ था। जवाब ले लेते हैं अवधेश उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ राकेश जी। बिल्कुल जवाब लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसे ये हमारे कांग्रेस के नेताजी अजय जी बोल रहे थे, तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि कौन देश को बरगलाता है, कौन देश को गुमराह करता है और कौन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है, ये पूरे देश की जनता जान चुकी है। शायद आप भी जानते होंगे। जो पत्थरबाजों को कहता है भटका हुआ नौजवान और सेना को देते हैं गाली, उनको भी पूरा देश जानता है। ठीक है, देश को जलाने की साजिश रचते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2017 में जब एसटी एक्ट में संशोधन किया गया था तो लोगों को भड़काया गया था कि आरक्षण खत्म हो गया। लोगों ने देश चलाया था जगह जगह। इसी तरह से सीए पे लोगों को भड़काया गया था देश में। बंगाल की बात करवाओ। नहीं, बंगाल की बात देखिए, मैं बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने बात घुमा करी, कौन गुमराह कर रहा है। जवाब ले लेते हैं अजय जी। मैं आऊंगा इनसे बेहतर सवाल पर आऊंगा, इनसे बेहतरीन सवाल पर आऊंगा। इनको एक बार बोलने दीजिए अजय जी। आऊंगा प्लीज, अजय जी प्लीज आऊंगा। चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं तमाम मेहमानों को पूरा वक्त दूंगा, अजय जी आपके पास आऊंगा। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी को अगर समय दिया है तो बोलने दीजिए प्लीज। इनको चुप करिए। मैं बता रहा हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश को समर्पित है। जितने भी आज तक पुराने मुद्दे थे जो किसी की दम नहीं था हल करने का, वो मुद्दे सारे भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हल हुए हैं। आप देख लीजिए आंकड़ा उठाकर, जिससे लोग परेशान थे। जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, लेकिन आपको चुनाव में लेकिन आपको चुनाव में बंगाल के तमाम कोविड में मौतों का आंकड़ा बढ़ अवधेश उपाध्याय जी प्लीज नीरज राय साहब सबके पास में लौटूंगा। लेकिन मेरा सवाल महत्वपूर्ण है जाना। अवधेश उपाध्याय जी, सवाल मेरा आपके लिए भी है, लेकिन आपको भी चुनाव में उन तमाम जननायकों की याद आ रही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, कुल मिलाकर के टारगेट सियासत है और उन विधानसभा चुनाव में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना है। भले वो नेताजी का नाम लेकर आप लोग पहुंचे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लेकर आप पहुंचे या रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेकर आप पहुंचे। राकेश जी, मैं बता दूं आपको, पहले इनको चुप रखिए। इनसे बोलिए, मैं बोला नहीं था बीच में। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये बोल नहीं पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को समर्पित पार्टी है। देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। ये अब की बात नहीं है कि चुनाव तो हर साल होते हैं किसी न किसी राज्य में। ये तो उन लोगों की बात है जो विपक्षी दल है, महागठबंधन बन जाएंगे, जो मौका देखकर अपना ढूंढते हैं क्या हम इसको पकड़ लें। सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे हैं, ये पहले कभी नहीं किया 5 साल में। 5 साल में बंगाल की जो धरती पर खून बहा है उसका जिम्मेदार कौन है? आज बंगाल में कहा जाता है बंगाल के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आपने कल दिखाया था, कई चैनलों में दिखाया गया है। ये बंगाली गद्दार कौन है? पूछिए इनसे। जो इनके जो टीएमसी के नेता हैं मदन मित्रा, उन्होंने कहा था कि दूध मांगोगे खीर देंगे, बंगाल मांगोगे चीर देंगे। क्या है ये? एक शांति रैली निकाली गई थी बंगाल की सड़कों पर, जहां पर बीजेपी के झंडे फाड़े गए थे, पोस्टर फाड़े गए थे। ये क्या है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो बौखलाहट है टीएमसी में। ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। तमाम बातें आपने कर ली है। मैं अभी भी उसी सवाल पर कायम हूं कि बंगाली अस्मिता या बंगाल चुनाव को लेकर के आप तमाम जननायकों को याद कर रहे हैं। लौटूंगा, इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले आरबी उपाध्याय के पास भी जाऊंगा। नीरज राय साहब आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन आरबी उपाध्याय जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। उपाध्याय साहब, क्या ये इस बात की लड़ाई है कि बंगाली अस्मिता को कौन बेहतर जानता है, टीएमसी या भारतीय जनता पार्टी? क्या ये इस बात की, या असली झंडा बरदार कौन है वहां का? देखिए, जब इलेक्शन आते हैं तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पर कोई बात नहीं होती। आम आदमी से जुड़े मुद्दे गायब होते हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पानी, बिजली, सड़क, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन इसके उलट हो रहा है, मैं देखता हूँ इलेक्शन में, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कामों से सूट भी करता है।
देखिए, जो भी महापुरुष हैं उनके नाम पर वोट मांगिए। अरे भाई, काम पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? बात करिए। जो सत्ताधारी दल है वो भी बताए कि भी हमने जो मूलभूत सुविधाएं हैं इतनी दी हैं और आगे हमारा ये रोड मैप है, इस तरीके से हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में ये अचीवमेंट लाएंगे। तो वो कोई नहीं बता रहा है। एक से प्रश्न करेंगे आप, दूसरा उसका बजाय उत्तर देने के एक प्रश्न और दाग देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, नेताजी का जो भारत के लिए जो उनका सर्वस्व निछावर का भी अपना जो उनका कार्य था उसे नकारा नहीं जा सकता। देखिए, आजाद हिंद फौज से ही ब्रिटिश हुकूमत एकदम घबरा गई थी और विश्व पटल पर भारत को एक पहचान मिली थी और भारत की आजादी को एक पहचान मिली थी। लेकिन उसके नाम पर आप वोट मांगेंगे? वोट मांगना कहाँ तक जायज है, ये मेरी समझ से परे। देखिए, मैं मानता हूं कि भी जिस तरीके का एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर बंगाल में है, भी ममता जिस संघर्ष के साथ आई थी और जिस तरह लेफ्ट को उखाड़ के फेंका था, लेकिन उसके बाद में जो जनता की आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, वो भी पूरी नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से वहाँ असंतोष है, उनकी पार्टी के अंदर असंतोष है, जनता के बीच में कहीं असंतोष है। और एंटी इनकन्वेंसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी जिस तरीके से वहाँ आक्रामक धुआंधार प्रचार कर रही है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। हम कह रहे हैं ठीक है, करिए भाई, राजनीति करिए, वोट मांगिए, जो भी है, लेकिन वो जनता है, जो जनता वोट करती है, जो चुनती है, सरकारें बनाती है, उसकी कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि वो अहम है और उसको बीच में रखकर आप वोट मांगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। वनस्पति ये प्रतीकों की राजनीति या महापुरुषों के ऊपर राजनीति ये बंद करना, यानी कुल मिलाकर के चुनाव का अंतिम चरण तक आते आते वही पाकिस्तान शुरू हो जाएगा, शरणार्थी शुरू हो जाएंगे, सीए शुरू हो जाएगा। नेताजी और रविन्द्रनाथ टैगोर से सिलसिला शुरू हो गया है और अब मुद्दों को छोड़कर उन तमाम विषयों पर आ जाएगा। नीरज राय साहब, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी 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 राकेश भाई, देखिए, जननायक हमारे जो होते हैं चुनाव का मुद्दा बनने और बनाने के लिए नहीं होते। और रही बात तो वो हर हिंदुस्तानी के रग रग में बसे हुए उनके कृतित्व को हम लोग आगे जो यूथ है उसको पालन करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध और प्रण करते हैं कि इनके बातों को हम पालन करेंगे। लेकिन देखिए, सुभाष चंद्र बोस का तो नाम इन्होंने ले लिया पराक्रम दिवस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जिन्हें गुरु मानते थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आरपी उपाध्याय जी इस चीज को जानते भी होंगे, उनको गुरु मानते थे वो, और वैसे थे कि संगठित किसान आंदोलनों के वो जनक भी माने गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, तो मैं पूर्वांचल से आता हूँ और पूर्वांचल से ही है भी स्वामी सहजानंद जी और बिहार कार्य क्षेत्र रहा है, लेकिन एक बार भी बीजेपी नाम नहीं ली है किसी भी चुनाव में, क्योंकि राजनीतिक फायदा नहीं है। अब आइए, आते आते पिछले 6.5 साल में जितने चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव आया था तो उस समय जबरदस्त हंगामा हुआ था। किस चीज पे? एनआरसी पे, सीएए पे, इनका चलता रहता है मामला। जब जब चुनाव आएगा तब तब रोहिंग्या पे, लेकिन ये जवाब देने में असमर्थ है कि रोहिंग्या किसका मामला है। इस पे बांग्लादेशी रोहिंग्या बताने वाले कौन है ये सब जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। नीरज जी जो लेके आए 70 साल की सरकारें रही हैं, वो लेके आए हैं रोहिंग्या को, उन्होंने घुसाया इस देश को, लूट के खा गए, घुन की तरह घुन दिया पूरे देश को। आप बोल रहे थे सुन लीजिए, तो मैं सुन आएंगे रहा आपके पास। था, तो संयमित परिचर्चा करने वाले की तरह सुनिए। जो 70 साल आप बोलते हैं, यह क्यों भूल जाते हैं भाई साहब कि 6.25 साल उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। शर्म आती है आप लोगों को 70 साल गिनाने में। 13 दिन 13 महीना 5 साल भूल गए। मुद्दे पर लौटिए सर, या दो मुद्दे पर लौटिए, नीरज राय साहब मुद्दे पर लौटिए। नहीं, मैं वक्त दूंगा मैं आपको, पूरा समय दूंगा मैं आपको। नीरज राय साहब प्लीज कंटिन्यू। तो यह जमीनी जो हकीकत है, इस पर ये कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है और न ही लड़ने में मादा रखती है। 6.5 साल में इन्होंने देश के अंदर क्या किया, गिनाते तो हैं लोग कि 370 हमने हटाया, राम मंदिर हमने बनाया। भाई साहब, धिक्कार है आपको कि जो मामला आपने बनाया वो कोर्ट से ही जाकर निस्तारण होता रहा है। सरकार में बने रहने का अधिकार क्या है आप लोगों को, जब कोर्ट से ही निस्तारण होता है। धन्यवाद देने योग्य है सुप्रीम कोर्ट को कि जो हर मामले हम कोर्ट से चलते हैं, हम कानून को मानते हैं। आप क्या कानून नहीं माना जाता है? देख लीजिए, अब यही थोड़ा जानकारी लीजिए भाई साहब, बड़े भाई हैं, थोड़ा जानकारी सुनने की आदत डाल दिया, कानून की बात सुनने की आदत डालिए। उदय जी, आप सरकार में हैं, आप केंद्र की सरकार में हैं और देश की नीतियां तय करते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। जी, अब आइए राकेश,
जब ये विधानसभा चुनाव के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ, आप बेहतर योजना, बंगाल में जितनी योजनाएं चल रही हैं 2011-12 से, उन योजनाओं का नकल केंद्र सरकार करती गई है। लेकिन भाई साहब, एक बार भी आप बेहतर योजना कर जाइए, बंगाल की जनता को बताइए, स्वागत है आपका बंगाल में, हमें कोई आपत्ति नहीं, बंगाल मेरी जागीर नहीं है। जिस तरह से आप लोग बोलते हैं कि गढ़ लूटना है, गढ़ डकैत लूटते हैं, जन नेता नहीं लूटते हैं, और जनता की सेवा करने वाले राजनीतिक व्यक्ति गढ़ लूटते नहीं है अपनी। लेकिन अवधेश जी ने तो सीधा आरोप लगाया, अवधेश जी ने सीधा आरोप लगाया आपके ऊपर, बंगाल मांगने पर चीरने की बात करते हैं आप लोग। हाँ हाँ, देखिए, जो बंगाल एक है ना, हमारे हिंदुस्तान के पुरातन सभ्यता का एक संरक्षण और पोषक रहा है बंगाल, और आज भी बोला जाता है बंगाल की सभ्यता और संस्कृति थोड़ा डिफर है हम पूरे देश में, क्योंकि जो बंगाल आज सोचता है पूरा देश 10 साल 12 साल बाद सोचता है। अवधेश जी सहमत नहीं होंगे, लेकिन आरबी उपाध्याय जी इससे बेहतर तरीके से सहमत होंगे। अब आइए, इस पर जो है उन्होंने बोला कि आप जाकर राजनीति करिए, मदन मित्रा की बात कर रहे हैं। मदन मित्रा हमारे पार्टी के एक नेता है, मैं नकार नहीं रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि आप दूध मांगेंगे खीर देंगे, बंगाल मांगेंगे तो वहां की जनता आपको चीर देगी, थप्पड़ देगी, उन्होंने बोला है। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। चीर देंगे ये बोलिए, आप चीर देंगे बोला है उन्होंने भाई। अरे भाई, मैं दोनों तथ्य बोला हूँ, एक पे मैं क्या बोला, मैंने बोला डिनाई नहीं किया, आप बात तो सुनिए और समझिए ना। और लेकिन इनके संगठन के अध्यक्ष वहाँ के दिलीप घोष, जो कि हमारे ही पद पे हैं, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष यूपी में, और वो वहाँ पे, उनका क्या था, हिंदू जागरण मंच के भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुओं एकत्रित होकर शस्त्र उठाओ। भाई दिलीप घोष जी, बचकाना बयान आप जवाब ले देते लेते हैं, वो वही दिलीप घोष हैं जो कि मोदी जी और अमित शाह के अवधेश जी जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी जवाब ले लेते हैं, राय साहब लौटूंगा। अवधेश उपाध्याय, देखिए ये जो बात कर रहे हैं अभी, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला था, एक बात बताइए, जब भगवान राम की शोभा यात्रा निकाल दी जाती है, राम भक्तों पर वहाँ पथराव किया जाता है, कौन जिम्मेदार है उसका? मरते रहेंगे क्या हिंदू वहाँ पर? कोई उनका है नहीं वहाँ पर क्या? नहीं वहाँ है नहीं क्या कोई? देखिए आई बात, जागीर किसी की नहीं है, भगवान राम जितने हमारे उतने आपके हैं, लेकिन आप कौन मानते हो उन्हें? अरे भगवान राम जितने हमारे हैं उतने आपके भी हैं, पूरे सबके, पूरी दुनिया के भगवान राम, लेकिन मानिए ना, मानते क्यों नहीं है? जो ममता बनर्जी है उसके सामने जय श्री राम कहने पर हाहाकार मच जाता है, चिढ़ जाती है ममता बनर्जी। क्या कारण है ऐसा जो श्री राम के नाम से ममता जी चिढ़ जाती है एकदम? 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड बताने के लिए, इसका नाम वाले पे जवाब दे दूं आपको? बिल्कुल जवाब दीजिए। ज्यादा नहीं, 10 सेकंड बस, थोड़ा शांति से सुन लीजिए। आरबी उपाध्याय जी, आपको ये पता होगा कि जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ के गन्ना संस्थान में कार्यक्रम में शरीक हुए थे। वहां पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाया, जिसपे कि इन्होंने आपत्ति लगा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा धार्मिक नारा है, न कि राजनैतिक नारा। अटल जी से बड़े भाजपाई आप नहीं हैं, देश में। अरे भैया हम नहीं कह रहे, लेकिन ये बताइए आपकी जो ममता बनर्जी है उनको क्या चिढ़ है श्री राम कहने से? श्री राम कहने से मतलब आंखें तक फूट जाती है ममता बनर्जी की। इसका मतलब साफ है, ममता बनर्जी को नफरत है हिंदू धर्म से, हिंदू समाज से। 5 सेकंड बस, ठीक है, ठीक है, समय सबको मिलेगा, समय सबको मिलेगा। नीरज राय साहब, अवधेश उपाध्याय साहब, अरविंद जयतिलक साहब और अजय वर्मा साहब और आरबी उपाध्याय साहब, आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा। वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र नायकों को लेकर के सियासत कब तक होती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की प्लानिंग क्या है, वही टीएमसी बीजेपी को चैलेंज किस आधार पर कर रही है। बढ़िया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चर्चा चल रही है पराक्रम या देश नायक, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। और अपना खाना खुद नहीं खाए, अपना खाना दूसरे को खिलाए, दूसरे के घर से आया हुआ खुद खाए, इस बात को हमको आगे सामाजिक समरसता को हमको बेटर और स्ट्रेट में हम सब समाज के लोग एक साथ एक दृष्टि को लेकर के चल रहे और एक काम और करना चाहिए, वो है पन्ना प्रमुख का। एक बूथ पर लगभग 900 से 1000 वोट होते हैं और एक बूथ की पन्ने में
लगभग बूथ लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 30 से 35 पन्नों की होती है और एक पन्ने पर 30 नाम होते हैं। 15 एक तरफ होते हैं, 15 एक तरफ, यानी 30 नाम एक पन्ना पर होता है। इस वर्ष मैं आपको टारगेट देता हूं बूथ के अध्यक्षों को, एक एक पन्ना के लिए एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदार बनाइए और वो हर 15 दिन पर उन कार्यकर्ता उन 30 लोगों से मिलने का, संपर्क साधने का काम करे। और इतना ही नहीं, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनके साथ खड़ा हो, उनके सामाजिक समरसता में योगदान करे और उनके भाई के नाते, उनके बहन के नाते उसको पूरा का पूरा आदर देते हुए मुख्य धारा में शामिल करने का काम, ये पन्ना प्रमुख की दृष्टि से हमको करनी है। आगे चल के मैं पन्ना कमेटी पर भी आपको लाऊंगा, वो टारगेट आपको अगली बार दूंगा, लेकिन हाँ, हमको पन्ना प्रमुख से पन्ना कमेटी तक जाना है। और मैं भी बात बताना चाहता हूं, देश के कोने कोने में कोई बूथ नहीं छूटना चाहिए, हर जगह पन्ना कमेटी होगी और हम पन्ना कमेटी के नाम से कमल को खिलाएंगे, हर बूथ को खिलाएंगे, इस कल्पना को लेकर। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दुनिया में सबसे जाने माने नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और उनके कार्यकाल के माध्यम से आगे भारत का परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, उसके लिए हमको काम करना और इसलिए हमारी जिम्मेवारी होती है। ऐतिहासिक पल जब आते हैं तो उस समय आपको ये सौभाग्य नहीं मिला कि धारा 370 को धाराशाही होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है, आपको खुशी क्या ये हम लोगों को सौभाग्य की बात नहीं है कि 500 साल 1000 साल से राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे। राम जन्मभूमि का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम द्वारा हमने योगी जी के उपस्थिति में। ये छोटी घटना, ये छोटी घटना, ट्रिपल तलाक हमारी मुस्लिम बहनों को, देखो पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं, मलेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं। ये सब मुस्लिम देश है, मुस्लिम बहुतायत देश है और हमारा देश, भारत देश, सेक्युलर देश, हमारी मुस्लिम बहनों को मोदी जी ने उनको आजाद किया, मुख्य धारा में शामिल किया। क्या ये तो ये सब चीजें हमने देखी है, हमने समझी और इसलिए आने वाले समय में जब आप बुजुर्ग हो गए तो आपसे पूछा जाएगा कि बाबा बता, जब मोदी जी देश का परिवर्तन कर रहे थे तो तुम कहां खड़े थे? तो आपको ये सौभाग्य मिलेगा कहने का कि बेटा उस समय हम लोग भी जंग लड़ रहे थे और हमने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये करने के लिए पहले बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए हमको काम करना। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में लगेगा। ये सत्य मित्रों, अगर जिन लोगों ने पिछले 30-40 साल से काम किया है उनको ये ध्यान में आता होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज एक सफल उपकरण बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, जो समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एम्पावरमेंट ऑफ द कंट्री, एम्पावरमेंट ऑफ द पूअर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो लखनऊ से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तमाम मेहमान मेरे साथ चर्चा में लगातार बने हुए, पराक्रम या देश नायक अरविंद जयतिलक साहब लगातार बने हुए हैं, आरबी उपाध्याय साहब लगातार बने हुए हैं, नीरज राय साहब बने हुए हैं, अजय वर्मा साहब नेता कांग्रेस के तौर पर पैनल में लगातार बने हुए हैं। अजय वर्मा साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप ब्रेक पर जाने से पहले? देखिए राकेश जी, एक चीज मैं बताऊं, आपने बड़े सुंदर भाषण सुनवाए। इन भाषणों में देखा जनता का दर्द, किसानों का दर्द या व्यापार रोजगार की कोई बात नहीं थी। बंगाल की जहां तक बात है, फाइनली कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि महापुरुषों के ऊपर जो गंदी राजनीति देश के लोग कर रहे हैं मुद्दों से भटकाने के लिए, असली राजनीति वो है कि आम आदमी की चर्चा करें, परिचर्चा करें, छोटे व्यापारियों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, बेरोजगारों की और उन महिलाओं की जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। सरकार अपना एजेंडे से भटक गई है, देश की जनता उसे बता रही है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण
ना तो देश की महंगाई दर को देख रही है, ना देश की जीडीपी आज -7.7 जीडीपी है, महंगाई दर पहुंच गई है बिल्कुल 9 पॉइंट कुछ और बेरोजगारी दर भी 9 पॉइंट कुछ ही है। तो इसलिए हमारा अनुरोध ये है कि पहल करेगा कौन? किसी भी नहीं, राजनीतिक देश की पार्टी जनता अपने आप जवाब दे देगी। नहीं, लेकिन ये चीजें जो हो रही है, ये बिहार चुनाव से लेकर के पश्चिम बंगाल के चुनाव भी आ जाएंगे, हर जगह पर बात वही है। पश्चिम बंगाल बिहार चुनाव में क्या हुआ और मुद्दों का डाइवर्जन कैसे हुआ, ये तमाम राजनीतिक पार्टी जानती है और तमाम राजनेता जानते हैं। किस तरीके से वोटों को सियासत में बटोरा जाता है, इसको भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल जानते हैं। जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा? मैं बता रहा हूँ, जब दिया जलता है लास्ट में जब होता है तो हो सकता है उसकी लो बहुत तेज हो जाती है, लेकिन बुझ बहुत जल्दी जाती है। ऐसे ये सरकार की जो नीतियां हैं, जिस नीतियों के आधार पर ये आई थी, उन मुद्दों से हटाकर कोई नीति, नाम बदलना, जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना थी उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर, इसी तरह से एक उदाहरण देके समझा रहा हूं मैं। वैसे तो लिस्ट सारी डिबेट लिस्ट में खत्म हो जाएगी। बंगाल के चुनाव का मुद्दा है, सुभाष चंद्र बोस जी का मुद्दा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश की आजादी में जो उनका योगदान था, जिन लोगों का सरकार का कोई योगदान देश की आजादी में नहीं, और उनके वीर सावरकर जैसे लोग अंग्रेजों से माफी मांग मांग कर और समुद्र में टॉयलेट से कूद के भाग गए हो, महात्मा गांधी जैसे देशभक्त की हत्या का तमगा जिनके साथ लगा हुआ हो, वो लोग देश से क्या न्याय करेंगे, बंगाल से क्या न्याय करेंगे? लोग सब समझ रहे हैं और इनका जवाब माकूल दिल्ली से भी ज्यादा बुरा मिलेगा। और दूसरी, ममता जी का जो चल रहा है, कांग्रेस पार्टी को लोग, कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में बहुत शासन किया है, अब पुनः लोग चाह रहे, मांग कर रहे हैं बंगाल का मराठी मानुस कि आप कांग्रेस आए और यहाँ संभाले, क्योंकि ये दोनों तो छोटे भाई और बड़े भाई हैं। रक्त पिचासीता, नर पिचासीता, दंगे, लड़ाई, हत्या, मारकूट, बलात्कार, मर्डर और सत्ता तोड़ना, एक दूसरे के नेताओं को तोड़ना, सारी प्रायोरिटियों से हट के कर रहे हैं। आप आने वाले कल में देख लिए, बदलाव का समय है, वक्त है बदलाव का। इन लोगों को लोग स्वीकारेंगे नहीं और जनता सही मायनों में, सही चुनाव में आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी को चुनकर पुनः कांग्रेस का तिरंगा। नीरज राय साहब, एक बेहतरीन कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। बीजेपी कहती है कि संघ की पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के स्वामी विवेकानंद हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल है, हमारे सब्जेक्ट में शामिल है, हमारी विचारधाराओं में शामिल है। ममता बनर्जी ने देश नायक इसलिए शुरू किया क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी में टूट के साथ ही स्पष्ट हो गया था, वो फ्रस्ट्रेशन दिखाई देने लगा कि भारतीय जनता पार्टी शायद लीड करने लगी है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में ममता बनर्जी को दोबारा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद आई। कितना दम है? नहीं, यह गलत कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोबारा याद। ये जनसंघ जो बोल रहे हैं आप, इसमें पढ़ाया जाता है आरएसएस। यह देश से बड़ा आरएसएस है क्या? यह आरएसएस हमारे देश का संविधान और हमारे देश के जननायकों का एक प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए नहीं ना है। हाँ, रही बात यहाँ पर याद आने की, तो ममता बनर्जी इनके किसी भी नेता से बहुत ज्यादा संघर्षशील रही हैं। जब इनके एक नेता 35 सालों तक भीख मांग कर खाने का कार्यक्रम चल रहा था ना, उस समय देश के कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी जी को ममता बनर्जी चुनाव हराई हुई। तो लंबा पूरा फहरिस्त है, अरविंद उपाध्याय जी से सहमत भी होंगे क्योंकि हमसे ज्यादा बुजुर्ग और जानकार है। अब देखिए यहाँ पर एक बात कहाँ फंसती है राकेश भाई जी, बात वहां पे फंसती है कि देश की जनता ने इनको जिस उम्मीद के साथ देश की सत्ता सौंपी थी, उस पे यह पहले पायदान से लेकर आखिरी पायदान तक सुपर फ्लॉप रहे। अब करते क्या है कि अभी आपने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया था। देश के अंदर अगर सबसे फेल्योर अगर पार्टी है वर्तमान में तो है भारतीय जनता पार्टी, कि सिर्फ एक नेता है, उसके बाद कोई जनाधार वाला नेता ही नहीं। आप इतने से समझिए कि आने वाले समय में देश का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो इस कार्यकाल को एक काला दाग के रूप में लिखा जाएगा। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ था कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव में भी उतर कर पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था। उसके लिए सब पहले पार्टी थी देश और देश की जनता, जिसका माई बाप था, कुछ नहीं था। किसान जो कि धरना पे बैठे हैं 2 महीना से, चिंता नहीं। बंगाल में जमीनी मुद्दों पे चर्चा नहीं, देश में रोजगार पे चर्चा नहीं, काला धन पे चर्चा नहीं, न किसी इंस्टीट्यूट को बैठाने पे चर्चा है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए सत्ता लोलुप की तरह बैठा हुआ काम करता रहा। यह इतिहास लिखा जाएगा। इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगा? और जननायकों पे राजनीति करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं हूं, मेरी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये किसी जननायक का नाम बताएं। 3000 करोड़ रुपया लगाने से पहले सरदार पटेल जी पे पूरे देश से ये मांगे थे किसानों से, क्या आपको पता है ना? लोहा मांगे थे, जिसमें मैं भी दिया हुआ था। मैं भी लोहा दिया था कि भाई हमारे जननायक हैं, उनका स्टेचू बन जाएगा। 3000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला कर गए लोग। या तो बाहर से बन के आया भैया, कितना देश भर से लोहा पहुंचा था। तो ये अपने कथनी करनी पे काबिज रहने वाले लोग नहीं है।
कोई काम ये कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? गलदोदई, जो हम लोगों के देसी भाषा में बोला था, गलदोदई थेथरोलॉजी जो होता है, ये काम कर रहे हैं लोग। तो जनता समझदार है। जिस तरह से हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं कि एंटी कन्वेंसी है, भैया तो आपके भी लिए तो देश में है ना। हम जमीनी मुद्दा पे बौखलाहट कभी ममता जी ने नहीं दिखाया। ममता जी ने वही किया है कि जो ये लोग बोलते 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 थक जाते हैं, तो ममता बनर्जी भाई विद्वान है, पढ़ी लिखी है, संघर्ष करी हुए लोगों के बीच में रही है, एक छोटा सा इनको जवाब दे देती है। तो उनका एक देखिए, छोटा पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, यहाँ तक इनके प्रचार मंत्री मोदी जी और अमित शाह जी भी एक्शन में आ जाते हैं। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां पे धरना दिए हुए पड़े हैं। हर भाषण में याद है ममता ममता जप रहे हैं। अब अच्छी चीज है, करते रहिए। बंगाल की जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में देश की जनता भी देख। ठीक है, अरविंद जय तिलक साहब, आपके पास आना चाहेंगे, फाइनल और बेहतरीन कमेंट आपसे चाहेंगे। क्या ये हिंदू राष्ट्रवाद बनाम बंगाली अस्मिता की लड़ाई हो गई है? क्या वाकई में जो स्थिति बिहार चुनाव में हुई थी, और खासतौर पर जिक्र यहाँ पर करना ही जरूरी है कि जनमुद्दों से लड़ाई शुरू होती है, कार्यकर्ताओं की झड़प शुरू होती है, लेकिन अब नेताजी आ गए और नेताजी के बाद में जाहिर सी बात है सीए का वो मुद्दा भी आएगा, शरणार्थियों का मुद्दा भी आएगा और रोहिंग्याओं का मुद्दा भी आएगा। क्या यही वोटों का डाइवर्जन का आधार बनेगा? अरविंद जय तिलक साहब, अरविंद जी सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद तकनीकी खामी। आरबी उपाध्याय साहब, आपके पास में आना चाहेंगे, और वही सवाल मेरा आपसे भी है। क्या जिस तरीके से कहा राजनीतिक माहौल अब बंगाल में है, क्या वाकई में वो स्थिति आगे जाकर के ये बनने वाली है? कब जल्द से जल्द जैसे जैसे सियासत बढ़ती जाएगी, सियासत उबलती जाएगी, अब वो तमाम मुद्दे उस चुनावी माहौल में आ जाएंगे, खासतौर पर सीए, रोहिंग्या, शरणार्थी, वोट बैंक, किनका वोट कार्ड बना नहीं बना, पुराने मामले, जमीनी मामले, नंदीग्राम, तमाम चीज़ें। क्या यही डाइवर्जन का आधार बनेगा? जन मुद्दे गौण हो जाएंगे? आरबी उपाध्याय जी। बिल्कुल, देखिए, विगत के इलेक्शन जितने आप देखेंगे राकेश जी, कि शुरू तो बात होती है विकास से, शुरू तो बात करते हैं कि भी आम आदमी के मुद्दों से, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे जाति, धर्म, संप्रदाय और उस पर ही इलेक्शन आता है और उस पर ही वोटिंग होती है। तो हमारा जो दर्शक हैं उनको भी समझना होगा इन सब चीजों को कि कौन उनके हित की बात कर रहा है, कौन उनके जमीन से जुड़े मुद्दों की बात कर रहा है। और देखिए, बिल्कुल विकास पर वोट होना चाहिए, और किसान, जवान, मजदूर, इनका भला कैसे हो सकता है उस पर बात होनी चाहिए, और वो मुद्दा होना चाहिए। समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे होगा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और देखिए, रही राजनीति की बात, तो राजनीतिक लोग अगर मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस का नाम भी न लें, आजाद हिंद फौज का नाम भी नहीं, लेकिन उन्हें नकारा नहीं जा सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो योगदान देश के लिए, समाज के लिए है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। उसे किसी सिंबल की जरूरत नहीं है। वो मोहताज नहीं है कि भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें हीरो, वो हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे जब तक ये देश रहेगा, देश इतिहास रहेगा। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है और दर्ज रहेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो इन सब चीजों से अलग हटके मैं फिर यही कहूंगा कि किसान की, मजदूर की, इन सब की बात हो, रोजगार की बात हो। मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। उनकी बात करिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। इन सब तूतू मैमे से इलेक्शन की जो एक छवि जो खराब हुई है, कहीं ना कहीं वो बड़ा पीड़ादायक है, लोकतंत्र के लिए घातक भी है। स्वस्थ लोकतंत्र में यही होना चाहिए कि जमीन से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बहस होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिबेट होनी चाहिए, और उसके बाद ये निश्चित करना चाहिए। और जब वोट करे तो जनता को भी जागरूक और समझदार होना पड़ेगा कि इन सब चीजों से अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वोट किया जाए, न कि प्रतीकों पर, धार्मिक चिन्हों पर या धर्म पर, जाति पर। लेकिन होता उलट है। आप देखेंगे हमारे यहाँ इलेक्शन में हमेशा जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब हावी हो जाता है, और उसके कारण भी है कई। आप देखेंगे जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति होती है राकेश जी, वो एक दूसरा वर्ग कहीं न कहीं आहत होता है, और वो ध्रुवीकरण होता है। और ध्रुवीकरण में वो एक उम्मीद में देखिए डराया जाता है, वो डरा के वोट मांगने वाली बात है। हिंदू को मुस्लिम से डराओ, मुस्लिम को हिंदू से डराओ कि भाई नहीं, अगर आपने हमें वोट नहीं किया तो और उसका क्या हो रहा है बंगाल में, जो मैं देख रहा हूँ कि बाकी पार्टियों का स्पेस दो पार्टियां खा रही हैं। यानी आप टीएमसी की बात करेंगे, टीएमसी को भी सूट करता है बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो, और बीजेपी को भी सूट करता है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो। तो बाकी जो विचारधाराएं हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका स्पेस भी कहीं ना कहीं जो एक स्थान है उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया जाए। ये वहां पर जी तोड़ कोशिश हो रही है, और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे हिंसा, खून खराबा,
और इस तरह की भाषण, भाषा की मर्यादा, ये सब तार तार हो रहा है, ठीक है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं फिर वही कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टियों को भगवान सद्बुद्धि दे, राजनीतिक लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, और वो जो जमीन से जुड़ी समस्याएं हैं उन पर ध्यान दें, तभी समाज बेटर बनेगा, आम आदमी की जिंदगी में सुधार आएगा और देश का नाम भी रोशन होगा। ठीक है, अजय वर्मा जी जी आपके पास आना चाहेंगे। फाइनल कमेंट 20 सेकंड है आपके पास में, किस तरीके की राजनीति चल रही है पश्चिम बंगाल में और किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? 20 सेकंड आपके पास, प्लीज। देखिए, पश्चिम बंगाल क्या, मैं तो पूरे देश के लिए कहूंगा, तो देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से इस देश को गुलामी की तरफ मत ले जाइए, बचाइए, बेरोजगारी खत्म करिए, किसानों की समस्या खत्म करिए। बंगाल जीतने से भारत की समस्याओं का अंत नहीं होगा। भारत एक बहुत विशाल लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ 136 करोड़ लोग हैं। आप भाषण में जिनका नाम लेते हैं, लेकिन उनकी असमत और भावनाओं से खेलना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और बंगाल में जो खूनी तांडव और खूनी खेल खेल रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, रोज हत्या, मर्डर, लूट डकैती के बीजेपी के वो महामंत्री प्रभारी दिखाई देते हैं, उनका इतिहास पूरा देश जानता है। ठीक है, ये उचित नहीं है। जनहित की भावनाओं के साथ पंडित सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और वहाँ के जितने भी बंगाल के बड़े मानुष हैं, उन सबकी इज्जत और मान मर्यादा का ध्यान रखें। पॉलिटिक्स तो सत्ता में, पावर में आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, समय पूरा हो गया, लेकिन ठीक है, इतिहास हमेशा याद रखना है। नीरज राय साहब 20 सेकंड है आपके पास, प्लीज। हमसे बोले राकेश भाई जी जी, नहीं तो मैं तो शुरू में बोल दिया था ना कि इनका चाल चरित्र चेहरा ही है। ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जननायकों के साथ भी खिलवाड़ करेंगे, और जननायकों पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार नहीं है, उस पे जनता का अधिकार होता है। देश के अस्मिता जुड़ी हुई है, तो किसी से भी है कि जननायकों को लेकर आप चुनावी रणनीति मत तैयार करिए, आप अपनी योजनाओं को लेकर जाइए। बंगाल आपका स्वागत कर रहा है, नहीं तो जिस तरह से देश को आपने भ्रमित किया है, यहीं से आपके ऊपर पड़ेगा बंगाल से, और सीख मिलेगी। और झूठ के बुनियाद पर राजनीति नहीं की जा सकती है, राजनीति का समीकरण चेंज हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो देख लीजिए, शुरू से इतिहास रहा है झूठ के बल पे काम करने का। तब बंगाल में देखिए कि मुख्यमंत्री से नीचे बना दिए देश के प्रधानमंत्री को, ऐसे बेशर्म लोग हैं, अब इस पे क्या कहा जाए। चलिए, आरबी उपाध्याय साहब, अजय वर्मा साहब, नीरज रॉय साहब, अवधेश उपाध्याय जी, साथ ही अरविंद जयतिलक साहब, आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। कुल मिलाकर के जिस तरीके से बंगाल की सियासत दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, पराक्रम दिवस से देश नायक दिवस तक, ये शब्द सिर्फ आम आवाम के लिए हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये लड़ाई बंगाल चुनाव को लेकर बंगाली अस्मिता और सियासत की है। ये तय करने की है कि आखिर बंगाल की अस्मिता का असली रक्षक कौन है, असली झंडाबरदार कौन है। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।